नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूराइज क्लासेस में। आज हम फिजिक्स मैथ चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था हमने अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। देखिए यहाँ पर एक इसका फिगर दे रखा है या डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे हमारा ए बी को डाइपोल दे रखा है। बी पॉइंट पर जो है माइनस क्यू चार्ज रखा गया है और ए पॉइंट पर जो है प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। यहाँ पर दोनों चार्ज की डिस्टेंस जो रखी है वो 2a है। वो जो है इस डाइपोल का मिडिल पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस ओ बी डिस्टेंस हमारी कितनी है, स्मॉल ए है, और ओ ए डिस्टेंस भी कितनी होगी, स्मॉल ए होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2a। तो डाइपोल की जो है टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2a। अब देखिए इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव AB की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं अगर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो किसी भी आवेश की वजह से, तो उस आवेश से उस बिंदु P तक की डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हमें क्या पॉइंट ए पर जो चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, इस चार्ज से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस पता है, कितनी है, √r² प्लस a²। ठीक है, इसी प्रकार जो है पॉइंट बी पर माइनस क्यू चार्ज रखा गया है और माइनस क्यू चार्ज से बिंदु पी तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r² प्लस a² √ में है। तो अब ये देखते हैं डिस्टेंस कैसे आई है। ठीक है, तो यहां पर जो है हम एक ट्रायंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज POB या समकोण त्रिभुज POA। ठीक है, तो दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। दो समकोण त्रिभुज में से कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज यहां पे सिलेक्ट करेंगे। मान लिया हमने समकोण त्रिभुज POB लिया है। इसमें जो है ये हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो OP डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो OB डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, 20 होगा या आधार बोलते हैं। और यहाँ पर जो है BP डिस्टेंस होगी उसको हाइपोटेनियस या काण बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखिए क्या हमें डिस्टेंस निकालनी है, हाइपोटेनियस को निकालना है, या हम कह सकते हैं हमें BP डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम जानते हैं फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि h² इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो b² हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर p हो जाएगा। तो हमें h² इक्वल टू देखिए कितना आएगा, यहां पर बेस हमारा कितना है, स्मॉल a है, तो a² हो गया, प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, r दे रखा है, तो r² हो जाएगा। तो h इक्वल टू आ जाएगा फाइनली √r² प्लस a²। तो इस तरीके से जो है h इक्वल टू कितना है, BP। तो इस तरीके से जो है BP डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो हमारी डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, √r² प्लस a²। तो इस डिस्टेंस को हमने √r² प्लस a² इस तरीके से फाइंड किया है। इसी प्रकार जितनी डिस्टेंस BP होगी उतनी डिस्टेंस क्या होगी, PA होगी। तो यहाँ पर भी जो है वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, √r² प्लस a²। ठीक है, तो हमने दोनों चार्जेस माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से बिंदु P तक की डिस्टेंस को ज्ञात कर लिया है। अब देखिए
पॉइंट ए पर जो प्लस चार्ज रखा गया है उसकी वजह से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पे हम जानते हैं प्लस क्यू चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? हमेशा बाहर की ओर होती है। इस तरीके से रेडियली कैसी होती है? बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, या जो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पॉइंट पी पर, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? बाहर की ओर होगी इस तरीके से। ठीक है, जिसको हमने E1 यहाँ पे दिखाया गया है। इसी प्रकार जो है माइनस क्यू चार्ज के वजह से जो है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी? पीबी की ओर, या जो माइनस क्यू चार्ज है उसके अलोंग होगी। तो यहाँ पर जो E2 दे रखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज विच आर प्लेस्ड एट पॉइंट V, तो उसकी डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव चार्ज की ओर, क्योंकि हम जानते हैं हमारा चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। तो उसके वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होती है? चार्ज के अलोंग होती है, माइनस चार्ज की ओर होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें पॉइंट पी पर जो है इस डाइपोल के वजह से, जिसमें दो चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, इसके वजह से हमें पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। तो यहां पर देखिए दो कंपोनेंट बनेंगे। हमारा जो है E1 की डायरेक्शन किधर है? अवे फ्रॉम द चार्ज, या प्लस क्यू चार्ज है, या कह सकते हैं AP की अनुदिश है। इसकी दिशा कैसी है? AP की अनुदिश है। तो इसके हम दो कंपोनेंट मानते हैं पॉइंट P पर। ठीक है, दो कंपोनेंट कौन से होंगे? एक जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो E1 sin थीटा होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो E1 cos थीटा होगा। इफ मान लेते हैं एंगल हमारा कितना हो? थीटा हो। ठीक है, इसी प्रकार जो है इसके वजह से जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है E2 है पॉइंट P पर, तो इसके भी जो है दो कंपोनेंट होंगे। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E2 का, ठीक है, या कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का वो कितना होगा? E2 sin थीटा होगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? E2 cos थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है या वर्टिकल कंपोनेंट होता है, इसको क्या बोला जाता है? BC बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट को। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट को हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वाधर घटक, और इसी प्रकार जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो E1 sin थीटा है वो कैसा है? वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको BC बोल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो है E1 cos थीटा है, ठीक है, वो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर E2 होगी उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा? ये वाला होगा E2 sin थीटा। यहाँ पे इसके अलॉन्ग होगा E2 sin थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और इसी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? E2 cos थीटा हो गया। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज घटक होगा। ठीक है, अब यहां पर ये देखते हैं पॉइंट P पर वर्टिकल कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है E1 sin थीटा और दूसरा कंपोनेंट है E2 sin थीटा, जिनकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड भी कैसा है? सेम है। इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है, और मैग्नीट्यूड कैसा है? इनका सेम है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो पॉइंट P पर डायपोल के वजह से जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्राप्त होगी वो किस कंपोनेंट के अलॉन्ग प्राप्त होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलॉन्ग प्राप्त होगी। तो यहां पर कह सकते हैं पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के वजह से आएगी वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के योग के बराबर होगी, या कह सकते हैं जो क्षैतिज घटक हैं उनके योग के बराबर होगी। तो यहां पर देखते हैं कितना होगा, इसे एड्रेस कर रहे हैं। देखिए, तो इससे पहले जो है हम
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। देखिए पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके वजह से जो है पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी है, E1 है, तो E1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 के हमारा क्या है, परावैद्युतांक है, क्योंकि जिस माध्यम में इसको रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के माना है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, के आ जाएगा। चार्ज हमारा कितना होता है, Q/r², क्योंकि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 के Q/r²। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी और पॉइंट पी की बीच की दूरी कितनी है, √r² + a² है। यहां पर हमारा कितना आएगा, r² होता फार्मूले में, तो इस डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, या कह सकते हैं √r² + a² का हम होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। इस तरीके से देखते हैं, r² + a², अंडर रूट में क्वांटिटी दे रखी है, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो E1 आएगा हमारे पास 1/4πε0 के Q/² से अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा r² + a²। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, AP की ओर। ठीक है, लगाना चाहो वेक्टर भी लगा सकते हैं, तो डायरेक्शन कैसी आ गई है, AP की ओर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो AP की ओर होगी। ठीक है, देखिए अब जो है इससे अभी जो हमने क्या ज्ञात किया है, पॉइंट ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड किया है। इसी प्रकार जो है पॉइंट बी पर माइनस क्यू आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, इस आवेश के वजह से भी पॉइंट पी पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर ले लेते हैं। ठीक है, तो बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए लिखेंगे बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो कितनी है, E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 के Q/r² होता है। यहां पर डिस्टेंस कितनी है, r² + a², अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो E2 जो आएगा फाइनली तो 1/4πε0 के Q/r² + a²।
ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट पी पर -q और +q आवेश के कारण जो फाइनली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 36 घटकों के योग के बराबर होती है। तो हम लिखेंगे ई नेट, ई जो नेट आएगा कितना आएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां पे cos थीटा कॉमन मिल जाएगा तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 इंटू cos थीटा। अब हमें जो cos थीटा की वैल्यू को यहां पे रखना है, तो देखिए फिर से हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, एक समकोण त्रिभुज POB को लिया है। यहां पर एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पे लगाएंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आधार कितना है, ये दे रखा है स्मॉल a है, ठीक है, और कर्ण कितना है √r² प्लस a²। तो इसकी वैल्यू यहां पर जो है देखिए इस तरीके से हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा आधार बटे कर्ण, या कह सकते हैं आधार कितना दे रखा है a/, कर्ण कितना है r² प्लस a² √ में। तो इस वैल्यू को जो यहाँ पे पुट कर देंगे cos थीटा के जगह पर, तो E इक्वल टू आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू आएगा E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 ब्रैकेट क्लोज, cos थीटा की वैल्यू कितनी है E/√r² प्लस a², ठीक है। तो यहां पर ये नेट हमने निकाला है, कितना निकल के आया है E1 प्लस E2 इंटू E/√r² प्लस a²। अब यहां पर E1 का वैल्यू पुट करेंगे, E1 की वैल्यू से पहले अभी हमने फाइंड की थी, देखिए E2 की वैल्यू दे रखी है 1/4πε0 k Q/r² प्लस a²। और यहां पर जो है E1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, E1 कितना 1/4πε0 k Q/r² प्लस a²। दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम है। तो वैल्यू डालेंगे E1 की 1/4πε0 k Q/r² प्लस a² प्लस E2 की वैल्यू डाल लेंगे, सेम वैल्यू दे रखी है 1/4πε0 k Q/r² प्लस a²। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी a/, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू डाल लें a/√r² प्लस a², ठीक है। तो ई नेट देखिए कितना आएगा, इसको देखिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, सेम क्वांटिटी ये भी दे रखा है, सेम क्वांटिटी ये भी है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो 2 टाइम्स 2Q/4πε0 k ब्रैकेट r² प्लस a² E/√r² प्लस a², ठीक है। ए नेट इक्वल टू चल रहा है हमारा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2QA, कितना आएगा 2QA/4πε0 k। अब देखिए r² प्लस a² की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है 1/2, तो दोनों पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2। तो यहाँ पर r² प्लस a² की होल की पावर आ जाएगा 3/2। देखिए r² प्लस
ए स्क्वायर की पावर 3/2 ई नेट इक्वल टू, हम जानते हैं 2QA, इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो P की वैल्यू आया करती थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हुआ करता था, तो Q इंटू 12 हुआ करता था। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, E है, तो कितना आ जाएगा Q इंटू 2A। अब देखिए 2QA कितना बन जाएगा, P बन जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी, तो P/4πε0K। और देखते हैं जो डिस्टेंस R है, ये वाली डिस्टेंस जो R डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, द्विध्रुव के मिडिल पॉइंट O से पॉइंट P तक की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो ये जो है स्मॉल ए की तुलना में बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए डिस्टेंस जो है बहुत सूक्ष्म है, तो इसलिए ये जो वेरी वेरी लेस देन होता है देन किसके तुलना में, आर की तुलना में। ठीक है, आर की तुलना में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ए को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ए को क्या कर देंगे, लिखेंगे ए को निगलेक्ट करने पर, या लिख लेना निगलेक्ट, नगण्य मानने पर, निगलेक्ट करने पर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, एक कैसा होगा, बिल्कुल नगण्य डिस्टेंस मानेंगे इसको, तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, वो भी क्या होगा, और क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तो ए को फाइनली हम 0 मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचा है, और इसकी पावर कितनी चल रही है, 3/2, इसकी पावर कितनी है, 3/2। अब देखिए स्क्वायर से यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, P/4πε0K R की पावर 3। देखिए इस यानी कि 2 से कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3, तो R की पावर 3। तो हमारा ई नेट जो निकल के आया फाइनली, ठीक है, ई नेट, तो कितना आएगा, ये ई नेट इक्वल टू P/4πε0KRQ, ठीक है। अगर इसी की हम वायु के लिए बात करें, जिससे मान लेते हैं अगर हमारा मीडियम कैसा हो, एयर हो या वैक्यूम है, तो वहां पर K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है। तो यहां पर K इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो ई नेट जो आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू, तो 1/4πε0K हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, और P/RQ। तो इस तरीके से जो है निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर डिपेंड करती है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको P के द्वारा डिनोट किया जाता है, उस पर डिपेंड करती है, और उस पॉइंट मिडिल पॉइंट से जो डिस्टेंस रखी है पॉइंट P तक की जितनी है, कितनी है, R है, इस पर डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस हमारी जितनी ज्यादा होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, या इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से वो कितनी होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस डेरिवेशन को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब जो है मित्रों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।